हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी घटना चक्र पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट होगा। शुरुआत जो हम कर रहे हैं सेशन की, वो पहले टॉपिक से जो ले रहे हैं टॉपिक हम, वो अनुसूची टॉपिक को ले रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, कुल कितने शेड्यूल थे। तो 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वहीं अगर हम आज वर्तमान की बात करते हैं तो 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची जो है वो कुछ पदाधिकारी, भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। इसके बाद बात करें तीसरी अनुसूची के बारे में, भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी के शपथ तथा प्रतिज्ञान के रूप में। तो ये तीसरी अनुसूची के बारे में बात हो गया कि हम लोग इसके तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं? शपथ से। और हमें ये याद रखना है कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी के शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में। चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो मतलब राज्यसभा से किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, ये कहाँ पता चलता है? चौथी अनुसूची में। तो एक बार पढ़ें कि भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। इसके बाद पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में क्या है? उपबंध है। और कहा गया है कि पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का या खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जाएगा। मतलब पांचवी अनुसूची के तहत मतलब जो भी जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय भूमि है, उस पर किसी भी तरीके के लिए आप कोई जो निजी व्यक्ति है, प्राइवेट जो बॉडी है, उसके द्वारा वो भूमि को लिया नहीं जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची में कुछ राज्यों का विवरण मिलता है हमें। कौन कौन से राज्य? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो सातवीं अनुसूची में हमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। और किस तरीके से शक्तियों का विभाजन देखने के लिए मिलता है? तो इसमें तीन सूचियां हैं सातवीं अनुसूची में। किस तरीके से शक्तियों का विभाजन होगा कि भाई संघ सूची के विषय, जो भी संघ सूची में विषय दिए गए हैं उससे संबंधित जो भी नियम कानून है वो संघ बनाएगा। जो भी राज्य सूची में विषय दिए गए हैं उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसके लिए जो नियम है वो कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में जो नियम है वो संघ और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो हम देखें अगर, तो हम बात करते हैं कि सातवीं अनुसूचियों में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बात करते हैं संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। अगर हम वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान की गणना की दृष्टि से देखें तो कुल कितने हैं? 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो कुल 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। अब अगर बात करें तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायत राज और भूमि, ये सभी जो विषय हैं ये राज्य सूची से संबंधित है। तो हमने देखा अभी कि ये जितने भी विषय हमने बात की है वो किससे संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। इसके बाद रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये किसके विषय हैं? तो ये सभी जो विषय हैं वो किसके हैं? तो ये सभी विषय संघ सूची के हैं। इसके बाद आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये सब जो विषय हैं वो कौन से सूची के विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। मतलब इसमें राज्य भी कानून बना सकते हैं और संघ भी कानून बना सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी अगली अनुसूची के बारे में, 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। मूलतः पहले अगर हम बात करें तो मान्यता कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 1967 में, तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी। सबसे पहले अगर 14 भाषाओं के बाद अगर हम बात करें तो 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद वर्ष 1992 में अगर हम बात करें तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया। कब? 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुर, इनको कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी भाषा को जोड़ा गया? 14 भाषा के बाद सिंधी भाषा को कौन से कब जोड़ा गया? 1967 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर बात करते हैं
1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, फिर से नाम ले रहे हैं कि संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सी भाषाओं को। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में ये 22 भाषाएं हो गई हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 7 भाषाएं कैसे किस तरीके से जोड़ी गई हैं। तो किस तरीके से इन भाषाओं को जोड़ा गया, तो हम देखें तो 14 भाषाएं थी। 1967 में सबसे पहले सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को 1992 में जोड़ा गया। फिर अगर हम बात करते हैं 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची के बारे में, 9वीं अनुसूची के बारे में, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि कुछ नियम और कुछ विनियम जो हैं उनका क्या होगा, विधि के तहत क्या होगा, मान्यकरण होगा। ये कहाँ पर बोला गया था? 9वीं अनुसूची में बोला गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इस संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। तो ये हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? 9वीं अनुसूची के बारे में। फिर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। कहाँ बात की गई है? 10वीं अनुसूची में। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल। तो ये 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो हमारी 9वीं अनुसूची थी, इसको कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध दिया गया है। कहाँ पे? 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायत राज्य से संबंधित कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। तो अगर हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय? 18 विषय हैं नगर पालिकाओं से संबंधित। और अगर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो उसमें कुल 29 विषय हैं जो कि किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रश्न कोश के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो अभी हमने पढ़ा कि पहले 8 थी, अभी फिलहाल में कितनी हो गई हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां या 9 अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो भारत के संविधान में 20 भाग है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भारत के संविधान में कुल कितने, मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग है। इसके बाद भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। हमें पता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। बाद में अगर कुछ भी आपको संविधान में जोड़ना है तो आपको संविधान संशोधन करके ही जोड़ना पड़ेगा। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही जोड़ा गया है। तो ऑप्शन 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 3, जो ये सी ऑप्शन है वो सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग, गणना के अनुसार अभी कुल 25 हो गए हैं, लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग एवं क्रमांक अनुसार कुल 395 अनुच्छेद, गणना अनुसार लगभग 465 है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम क्रमशः नाइन्थ जो अनुसूची जोड़ी गई थी 9वीं, उसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 10वीं जो जोड़ी गई उसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? हमने पढ़ा है अभी हमने 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है और हमने देखा है कि पहली अनुसूची जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है वो राज्य के नामों की सूची तथा इनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अभी
थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन है, उसे भी देख लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाता है। पहली अनुसूची में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची में हमें क्या मिलता है, वेतन के बारे में, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपवन। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ का प्रारूप, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में पता चलता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी को एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो हमें पता है अगर कोई नया राज्य आपको बनाना है तो पहली अनुसूची ही है जिसमें राज्य और संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो हम किसमें अगर हमको अवश्य संशोधित किया जाएगा तो वो कौन है, पहला है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो किसके बारे में है, तो राज्यसभा में के सीटों का आवंटन के बारे में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से क्या उपबंधित है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखते हैं तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो अभी हमको पता होना चाहिए कि तृतीय अनुसूची में जो तीसरा शेड्यूल था हमारा उसके बारे में, उसमें क्या दिया हुआ था, तो उसमें शपथ के बारे में दिया गया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन शपथ ले सकता है उस अनुसूची के तहत, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं देखते हैं। तो अगर हम देखें तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, और चौथा है कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो अगर हम बात करते हैं कि तृतीय अनुसूची जो है ना उसमें सबके बारे में शपथ का प्रावधान नहीं है, कुछ लोगों के बारे में है। तो उसमें कुछ लोग कौन कौन है ये देखते हैं। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि संघ के मंत्री को जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली दोनों ही है, चाहे हम बात करें उच्च न्यायालय की चाहे बात करें उच्चतम न्यायालय की। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये जो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप है ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो शपथ है वो अलग से प्रावधान दिया गया है, अलग से अनुच्छेद में बताया गया है। ये अनुसूची 3 में इसका विवरण नहीं देखने को मिलता। इसके बाद संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या उपबंधित है, तो हम अगर ऑप्शन देखें कि कौन कौन सा उपबंधित है 3 को छोड़ करके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 1, 2 एंड 4। तो अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है, इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, तो देखिए जो तीसरी अनुसूची में है वो कौन कौन शपथ लेगा, ये तीसरी अनुसूची में कौन कौन होंगे, शामिल होंगे, तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी जो भी संसद में निर्वाचित होते हैं, वहाँ निर्वाचित होकर निर्वाचन के जो अभ्यर्थी होते हैं वो होंगे। इसके बाद संसद के सदस्य होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि संघ के मंत्री होते हैं, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी जो भी संसद के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे वो भी, और उसके बाद संसद के सदस्य, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। किसी राज्य के मंत्री, सेम वही चीज है जो संघ से अब राज्य में आ गई है। तो किसी, जैसे हमने पढ़ा था संघ के मंत्री, जैसे हमने पढ़ा था संघ के मंत्री, वैसे ही हम देख रहे हैं राज्य के मंत्री। जैसे हमने पढ़ा था कि संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, वैसे ही हम देख रहे हैं कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। इसके बाद जैसे संसद के सदस्य देखा था वैसे ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे, और उच्च न्यायालयों के क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। नेक्स्ट है, हमें ये जोड़ी मिलानी है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। हमें पता है चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का क्या है, आवंटन है। इसके बाद छठी अनुसूची में क्या है, तो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद अष्टम 8वें नंबर में क्या है, भाषा के बारे में दिया गया है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित क्या है, चीजें दी गई हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। षष्ठम जो है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमें इसमें भी जोड़ी मिलानी है। तो 7वीं अनुसूची में क्या था, तो हमने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची में क्या था, विधायी शक्तियों का क्या है, वितरण है। मतलब हमने देखा था संघ सूची, फिर उसके बाद राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इस तरीके से विधायी शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया। 8वीं अनुसूची में अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाषाओं के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसके बाद 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर क्या है, निर्भरताएं हैं। तो ये रहा हमारा कॉलम। अभी इसको एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें
तो हम देखें 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, सेम वही दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो हम बता दें कि 7वीं अनुसूची का संघ, राज्य और समवर्ती सूची से, 8वीं का भाषाओं से, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। पूरा स्थापित का मतलब है स्टेबलाइज किया गया था, स्थापना की गई थी। तो हमें ये याद रखना है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में, तो हमने पढ़ा था 9वीं अनुसूची को जो रखा गया था विधि के विधि मान्यकरण के लिए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे क्या थे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए गए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लाइन समझ में आई हो। लेकिन अगर सिंपल सी भाषा में हमें जानना है कि 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान था, तो हमें ये पता है कि 9वीं अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू के समय जो प्रधानमंत्री थे उनके समय ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसका लक्ष्य जो था ये था कि उस वक्त हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। और क्योंकि अगर कोई भी गरीब मतलब कल्याण योजना चलानी है तो हमें चाहिए थी भूमि, सरकार को भूमि चाहिए थी। लेकिन अगर सरकार कभी भी भूमि लेने का प्रयत्न करती थी तो लोग, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो लोग कहाँ चले जाते थे, कोर्ट चले जाया करते थे। इससे सरकार को क्या होता था, परेशानी होती थी। तो इसी चीज़ को सुधार हेतु क्या किया गया, क्या भूमि सुधार आंदोलन जो था, भूमि सुधार जोड़ा गया, जिसके तहत कि अगर कभी भी अगर कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सरकार अगर भूमि का अधिग्रहण कर रही है तो आप इसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो हमें पता है कि जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है, इसको कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो इसमें जो कथन है वो कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें केवल जो सही है वो कौन सा है, एक ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये चीज़ सही थी कि मतलब जो भी विषय जो थे अगर भारत की संसद ने 9वीं अनुसूची में डाल दिए तो उसमें न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था, मतलब वो न्यायालय के जो घेरे से था वो बाहर माना जाता था। लेकिन 2007 में अभी सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से फैसला आया है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय भी उन न्यायालय से बाहर नहीं समझे जाएंगे। न्यायालय उसका चाहे तो निरीक्षण कर सकता है, न्यायालय चाहे तो उस पर क्या दे सकता है, अपना रिव्यू दे सकता है। तो जो इसमें केवल ये चीज़ कहा गया कि न्यायालय द्वारा जो कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, गलत है। न्यायालय के अधीन हर मामले आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो वो न्यायालय के अधीन नहीं रहेंगे, वो भी न्यायालय के अधीन, न्यायालय के निरीक्षण में आएंगे। तो इस वजह से ऑप्शन 2 गलत है और ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल सही है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए थे। तो हमने देखा कि संविधान संशोधन के तहत एक तो 9वीं अनुसूची और फिर क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद आर्टिकल 31 का और 31A और 31B जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष मतलब भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता था जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव किया जाना आश्रित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल है। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंध और प्रदत्त अधिकारियों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। तो आर्टिकल 31B में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी लोक कल्याण के लिए अगर कोई नियम बनाया जाता है और वो मौलिक अधिकारों के किसी हनन भी कर रहा है तो वो मौलिक अधिकार का हनन नहीं समझा जाएगा। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब इसके लिए भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये न्यायिक समीक्षा, इसमें न्यायिक
न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती अगर कोई भी मामला आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ये 2007 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये बात आई थी। तो किंतु ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपर्युक्त कथनों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो ये बात कही गई 2007 में कि ठीक है 1951 से ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो हम एक मतलब आइडियोलॉजी रखी गई कि भाई जो ये 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी नियम कानून शामिल किए जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा उन पर की जा सकेगी। और किस आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी कि वो कहीं अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। तो इस आधार पर क्या की जाएगी न्यायिक समीक्षा। तो 2007 से अब क्या है, भले ही आप कोई मामला संघ सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता हो, लेकिन उसकी भी क्या होगी, न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो अभी हमने पढ़ा है ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए है। तो अगर हमने देखा कि मिलान करना है हमें, तो ये जो है ये किस में सही है, तो इसका हमने देखा है बिल्कुल लाइन में ही है। संघीय सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो अगर हम बात करें तो संघीय सूची में कुल कितने विषय हैं, तो कुल 97 है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, 66। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 47 सब्जेक्ट जो हैं वो किस में है, समवर्ती सूची में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, तो आर्थिक योजना का विषय संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है या समवर्ती सूची में आता है। तो जो आर्थिक योजना जो विषय है ये कौन सी सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि किसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का क्या किया था, गठन किया था। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो अभी हमने पढ़ा कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी, तो ये समवर्ती सूची, मतलब इसमें संघ भी कोई संघ भी नियम बना सकती है और राज्य भी चाहे तो क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो अगर हम बात करें कि जानवरों के प्रति रोकथाम को कहाँ रखा गया है, तो कहाँ रखा जाएगा, तो संवर्ती सूची में। कि संघ सरकार का भी ये काम है, संघ सरकार को भी नियम बनाने चाहिए और राज्य सरकार को भी इसके लिए नियम बनाने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका एक्सप्लेनेशन, तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का है, तो कौन सा विषय है, तो ये आपराधिक मामले जो है वो कौन से विषय का, मतलब आपराधिक मामले से संबंधित जो नियम है वो राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो आपराधिक मामले जो है वो कौन सी सूची का है, समवर्ती सूची का है। एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस से राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रशासन साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले जो है वो किसमें आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो पुलिस जो है वो कौन सी सूची में, राज्य सूची में, और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रशासन ये संघ सूची में, और आपराधिक मामले किसमें आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, और दो जो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। तो इनमें अगर हम बात करें तो कौन जो है वो समवर्ती सूची में है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है वो कौन, और ये किसमें है, किसमें आता है, तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किस में आता है, राज्य सूची में आता है, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची में आता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो द्वितीय अनुसूची में आता है, ये गलत है। ये कौन सी अनुसूची में आता है, चौथी अनुसूची में आता है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। इसके बाद इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में क्या दिया गया है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में दिया गया है, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में, और दल बदल विरोध कानून जो है वो किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें
कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो कौन सा विषय जो है जिसके तहत दोनों ही, तो हमें पता है पुलिस जो है वो कौन सा, ये राज्य सूची में आता है। और यहाँ पे अगर हम देखें समवर्ती विषय के बारे में, तो शिक्षा जो है वो संघ और राज्य दोनों के ही क्या आती है, अधीन आती है। रक्षा में पता है संघ क्षेत्र में आता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है उसे अगर हम देखते हुए कि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। कृषि और कृषि और जो पुलिस जो राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में क्या है, शामिल है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, इसको बाद में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, अभी अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद अगला देखें प्रश्न, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के से किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आंसर जो है वो करेक्ट आंसर क्या है, 42वां संविधान संशोधन है। पहले वनों को राज्य सूची में रखा जाता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वनों को राज्य सूची से हटा करके कहाँ रख दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें अगर, कि भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें वन जो है वो कौन से सूची में आता है, तो देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो वन जो आता है वो समवर्ती सूची में बिल्कुल सही है। इसके बाद जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। डाकघर बचत बैंक जो है ये शेयर बाजार, इसमें जो ये बी ऑप्शन है वो क्या है, ये बी ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो शेयर बाजार है वो संघ सूची में आता है, बाकी अपनी जगह सब क्या है, सही है। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन जो है वो समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची में तथा शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक जो है ये दोनों ही संघीय सूची में क्या है, शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है हमें, तो हमें देखना है कि कौन किस सूची में आता है। तो अगर हम देखें केंद्र सूची में, तो अगर हम केंद्र सूची की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि केंद्र सूची में कौन सा आता है, जनगणना जो है वो कौन सी सूची में आता है, केंद्र सूची में आता है। अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सूची में ये हमें पढ़ा है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था वो कौन सी सूची में आती है, राज्य सूची में। इसके बाद समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये कौन सी सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में। और अवशिष्ट मतलब तीनों ही लिस्ट में नहीं है, ऐसा कोई विषय जो रह गया हो तो उसे क्या कहा जाता है, अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और अवशिष्ट विषय हमेशा किसके अधीन होगा, केंद्र के अधीन होता है। तो अवशिष्ट विषय में कौन सा है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये कौन सा विषय माना गया है, अवशिष्ट विषय माना गया है। चलिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे अगर देखते हैं, केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय जो मतलब किसी भी सूची में नहीं रखा गया या रह गया है तो उसे क्या कहा जाता है, अवशिष्ट विषय। और वो हमेशा किसके अधीन होता है, केंद्र के अधीन। और कौन सा विषय माना गया है, अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो हमें देखना है कि कौन कौन से प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व के बारे में। तो हमें पता है कि आर्टिकल 45 जो अनुच्छेद 45 है वो डायरेक्टली शिक्षा से संबंधित है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय की, मतलब ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बारे में। तो अगर हम ग्राम पंचायतों के बारे में देखें तो 243(6) जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, वो शिक्षा से संबंधित है। और अगर हम नगर पालिकाओं में देखें तो 243(ब) जो है वो भी शिक्षा का प्रावधान दिखाता है। तो ये दोनों भी क्या है, ये भी संबंधित है। पंचम अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टली एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी जाति क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में अगर हमको सही से उस क्षेत्र का ब्यौरा करना है तो वहाँ पे शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो पंचम अनुसूची भी क्या होगी, सही ऑप्शन है। इसके बाद षष्ठम अनुसूची में क्या है, वहाँ पे 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। तो हमने देखा था कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम के बारे में, वहाँ पे भी उन सभी से संबंधित शिक्षा का एक क्या है, विशेष प्रावधान रखा गया है।
सप्तम अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सप्तम अनुसूची में संघ विषय, राज्य विषय और समवर्ती सूची, ये जो विषय रखे गए हैं इसमें भी शिक्षा का क्या है, प्रमुख योगदान है। तो ये भी क्या है, सही ऑप्शन है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो कौन सा सही होगा, ये डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 43 छ और 43 बा में प्रदान की गई है। मतलब ग्रामीण में 243 छ और शहरी स्थानीय निकायों में 243 बा में जो है शिक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में बच्चों की शैशव पूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट बात करें, पंचायतों को 243 छ के अंतर्गत और नगर पालिकाओं में 243 ब के अंतर्गत शक्तियों और प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। मतलब शिक्षा के बारे में भी बताया ही गया है। इसके बाद बात करते हैं, षष्ठम और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से सभी पॉइंट जो है वो क्या है, जो भी संविधान में हमने ऑप्शन देखे वो सभी शिक्षा में शिक्षा का एक प्रभाव दिखाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोध कानून से, तो कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, हमने पढ़ा है। इसके बाद अगला देखें, इसको बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को क्या करना है, निर्धारित करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। तो हमने पढ़ा है कि कौन सी अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन से रखा गया है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध क्या किससे है, तो हमने पढ़ा है दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि किससे है, तो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, बैंकिंग, बीमा, गैस या जनगणना। तो हमने पढ़ा है कि जनगणना का तो उल्लेख है, संघ सूची में जनगणना है। बैंकिंग भी हमें पता है कि जो है किसमें है, संघ सूची में। बीमा भी संघ सूची में है। लेकिन ये जो गैस है इसके बारे में संघ सूची में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो गैस है वो राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। तो जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें पता होना चाहिए कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर अगर हम उसको बेच रहे हैं तो राज्य सूची में शामिल है, जो कर है वो राज्य सूची में। जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो प्रोड्यूस करते हैं हम, वो किस में शामिल है, संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है। तो अगर हम देखें तो कौन सा नहीं है, तो हमें पता है कि रक्षा मामले किसके अधीन आएंगे, संघ सूची में। वैदेशिक मामले संघ सूची में आएंगे। रेलवे संघ सूची का विषय है। लेकिन जो कृषि है वो कौन सी सूची का विषय है, तो कृषि पहले राज्य सूची में था, बाद में इसे क्या कर दिया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसके बाद बात करते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो अगर हम बात करते हैं तो राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो हम बात अगर विद्युत, रेलवे, पुलिस, शिक्षा, वन, तो हमने पढ़ा था कि पुलिस जो है वो किसका क्षेत्र होता है, वो राज्य सूची के अधीन आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अभी हम कि जो शिक्षा, विद्युत और वन, ये शिक्षा है, चाहे हम विद्युत की बात करें और वन की, ये किसके विषय हैं, तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। जबकि रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे जो है, अगर केवल रेलवे की बात होती तो संघ सूची में आता है, लेकिन जो अगर हम बात करें पुलिस के बारे में तो वो राज्य सूची का विषय है। जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, जो अगर हम बात करें विद्युत के उपभोग या विक्रय पर जो कर लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सूची में शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि इनमें से कौन सा जो है वो राज्य सूची में, निम्न में से कौन राज्य सूची में है। हमें पता है जनगणना किस में आता है, तो जनगणना संघ सूची में आता है। आर्थिक सामाजिक नियोजन किस में आता है, तो ये जो आर्थिक सामाजिक नियोजन है वो समवर्ती सूची में। निगम कर जो है वो किस में आता है,
वो संघ सूची में आता है। तो अब रह क्या गया, पुलिस। तो रेलवे पुलिस जो है वो किससे संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि निगम कर और जनगणना, तो निगम कर और जनगणना किससे संबंधित है, तो निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, रेलवे पुलिस किस में है, राज्य सूची में, आर्थिक सामाजिक नियोजन जो है वो किस में है, समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न देखें, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो अगर हम बात कर रहे हैं पंचायती राज के बारे में, तो ये कौन सी सूची में है, तो ये राज्य सूची के अधीन आता है। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन राज्य सूची का क्या बनाया गया है, विषय बनाया गया है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दंड प्रक्रिया। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में क्या है, सम्मिलित है। तो इसका अगर क्वेश्चन हम एक बार दोबारा देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 मतलब समवर्ती सूची में शामिल है। तो हमें पता है कि पुलिस जो है वो कौन सी सूची में है, तो ये राज्य सूची में है, लोक व्यवस्था राज्य सूची में, कारागार राज्य सूची में, तो दंड प्रक्रिया जो है वो कौन सी सूची में है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो विवाह विच्छेद और गोद लेना हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको समवर्ती सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो कौन सी सूची में, सूची 3 में। तो सूची 3 का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखें, तो अगर अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, 7वीं अनुसूची की किस सूची की, सूची मतलब सूची 1 का मतलब होता है संघ सूची, सूची 2 का मतलब होता है राज्य सूची, और सूची 3 का मतलब होता है समवर्ती सूची। तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन की, तो वो कहाँ पे होगा, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो सूची 1 का विषय भी है, संघ सूची का विषय भी है, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन, और इसके बाद ये सूची 2 का विषय भी है जो प्रविष्ट 37 जो है, ये तो इसके दोनों ही ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों ही क्या है, सही ऑप्शन है। अभी अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चले तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडल के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्ट 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाना, तो ये कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। हमें पता है कि वहां पे बताया गया है कि किस तरीके से जो विधायी कार्यों का वितरण बताया गया है, तो किस तरीके से सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार है, वो कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में बताया गया है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत क्या है, उल्लेखित है। इसके बाद बात करें भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है, तो जो भूमि सुधार है वो कौन से, तो ये राज्य सूची के विषय में आता है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं सूची में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो हमने जब नोट्स पढ़ा था तभी हमने देखा था कि ये कहाँ दिया गया है, 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। तो ये बात क्या थी, ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय दिया गया था। तो ये बातें किससे संबंधित है, 5वीं अनुसूची से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें,
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, तो अगर हम अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए बात करते हैं तो कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में इसके बारे में उपबंध दिया गया है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से विभिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो कौन सी अनुसूची में है, 6ठी अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध है वो किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों के शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, सभी समवर्ती राज्य के हितों के संरक्षण के लिए। तो हमें पता है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो कौन से राज्य में लागू नहीं होती? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो हमें पता है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम था, ना कि मणिपुर। तो किस राज्य में जो है अनुसूचित 6 अनुसूचित 6 में वर्णित राज्य है उनमें कौन नहीं है? तो मणिपुर नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो अगर हम यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं तो हमें सबसे सटीक ऑप्शन जो लग रहा है मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में किस राज्य में लागू होते हैं? तो क्या कहाँ लागू होते हैं? त्रिपुरा और फिर इसके अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि कौन से राज्य है? तो त्रिपुरा है, असम है, मेघालय और कौन सा? मिजोरम है। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय, हमने पढ़ा था कि कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है जिसमें कुल 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची जो नगर पंचायतों से संबंधित है उसमें कुल कितने विषय थे? 18 विषय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बस प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा जो कि किससे संबंधित है? उद्देशिका से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से संबंधित है। तो अब हम इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके, उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करने के बाद ही क्या बनाई गई? संविधान की प्रस्तावना या क्या बनाई गई? उद्देशिका बनाई गई। अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पहला तो समाजवादी था, और समाजवादी के बाद बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष के बाद अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में क्या किया? घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। तो 3 प्रकार की जो संविधान की उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो 3 प्रकार के न्याय दिलाती है। कौन से 3 प्रकार के न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में क्या है? सहायक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो उद्देशिका जो है वो संविधान के विधिक निर्वचन में क्या है? सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्न और विचारों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। कैसा, किसने ऐसा बोला था? तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली, किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था? तो किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो जो क्या उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। तो जी हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस बात को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवारीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो कौन से वाद में, जो कौन से केस में जो संविधान का अंग नहीं माना गया? तो बेरुवारीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसके बाद बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। तो कौन से केस में कहा गया मूल आत्मा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संविधान को क्या कहा गया? मूल आत्मा कहा गया। वुमई बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका जो है वो क्या है, संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का क्या है, मूल लक्षण है। इसके बाद उद्देशिका की प्रकृति कैसी है, तो उद्देशिका की प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो है वो उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। VR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। तो मतलब BR अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है। तो KM मुंशी की अगर हम बात करते हैं तो KM मुंशी ने जो उद्देशिका है उसे राजनैतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी क्या है, अट्टालिका है। तो इस तरीके से BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो इस तरीके से हमने उद्देशिका के लिए जो भी प्रमुख क्या दिए गए थे, नोट्स दिए गए थे, उनको पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं कि हम भारत के लोग अगर हम देखते हैं निम्नलिखित अवतरण दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये कब की बात हो रही है, तो ये बात जो हो रही है ये हो रही है 26 नवंबर 1949 की। तो हम 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अभी फ्रेंड्स इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्शों का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक्स की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। तो क्या थी वस्तु स्थिति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि हमें पता है कि जो ये 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। तो जो अगर हम वास्तविक अगर हम 26 जनवरी 1950 की बात करें तो संवैधानिक वस्तु स्थिति जो थी वो क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और 3 शब्द बाद में क्या जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो थे वो बाद में जोड़े गए। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो वही सेम क्वेश्चन को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। तो अगर हम देखें तो क्या था, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या थी, वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। मतलब जो भारत के संविधान निर्माता थे, अगर हमको जानना है कि उन्होंने कैसा संविधान बनाया है, पूरा संविधान पढ़ने की जगह अगर हम उद्देशिका उठाकर पढ़ लेते हैं ना, तो उनका पूरा मत उस पूरी उद्देशिका में क्या हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है, हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। तो हमें पता है कि अगर हम न्याय की बात करते हैं तो कुल कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये तो नहीं सही है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, जनवादी, ये भी नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जनवादी, धर्म, गलत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसमें अगर हम इसका ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें क्या है, जनवादी आ गया है यहाँ पर भी। क्योंकि हम अगर हम देखें तो हमारे प्रस्तावना में ऐसा कोई जनवादी चीज मिलती नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य मिलता है। तो ये पूरे ही ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो प्रश्न में दिए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नोट, ध्यान रखें योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द का भारतीय संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में क्या है, उल्लेखित है। तो ये क्या है, इस वजह से इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को किस में घोषित किया गया है, तो अगर हम देखें तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक मतलब या लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अभी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष। तो अगर यहाँ पे सार्वभौमिक का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा। क्यों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक को ही प्रजातांत्रिक कहेंगे। तो ये जो है, ये सेट जो है वो क्या है, शब्दों का बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसके बाद निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो कौन से शब्द हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे जो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या किए गए, जोड़े गए। अगला प्रश्न देखें, भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किए गए, जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया। तो कौन से संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न देखें, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी शब्द नहीं था, अखंडता नहीं था और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जो थे वो सम्मिलित नहीं थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1, 3 एंड 2। तो अगर हम देखें ऑप्शन तो कौन सा है, 1, ये ए ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये सभी ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सभी चारों जो है ये ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, भारत के संविधान के आमुख का मतलब प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और क्या 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमने देखा, और फिर क्या 1 प्रकार का बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अगला प्रश्न अगर हम देखें तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अगर हम कथन देखते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण, इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो अगर हम बात करें तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन हम भले ही हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में ये शब्द पहले नहीं दिए गए थे, लेकिन हमारा जो देश था, जो हमारा संविधान था, इन मूल तत्वों को पहले से ही मानता था। और यही चीज़ है कि भारत, अब बाद में क्या हुआ कि रीजनली क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या किया, प्रतिस्थापित किया। तो कथन और कारण दोनों ही क्या हैं, इसके सही हैं। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो हम ए तथा आर दोनों सही हैं, और तथा जो आर है वो ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो इसके ऑप्शन ए में जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता में क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब क्या है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम भारत के लोग शब्द हैं। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना भी क्या होती है, इसी शब्द से प्रारंभ होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। तो इस तरीके से भारत में लौकिक सार्वभौमिकता दर्शाई गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, अगर हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखें,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है मतलब सभी एक जैसे ही हैं। इसका मतलब जो है ये किससे है? सार्वभौमिकता से। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। अगला प्रश्न देखें, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? सही भाव जो व्यक्त करता है वो भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में पंथ निरपेक्ष धर्म या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है वो भारतीय संविधान, संप्रभुता भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, कौन सा शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय शब्द जो है वो उल्लेखित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण शब्द नहीं है। आपको बाकी ये तीनों ही शब्द देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन कौन सी स्वतंत्रता का हमको बात नहीं कहा गया है? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति मतलब विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं पे भी बात नहीं की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और कौन सा न्याय है? आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय का हमको उल्लेख नहीं मिलता। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है, कहीं पे भी धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है ना। और बेटा और दिया गया है कि 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1942वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये भी सेकंड ऑप्शन, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं। तो ऊपर जो दिए गए शब्द हैं वो संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। जो ऑप्शन ए है वो क्या है? सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो हमने पढ़ा था कि किसने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो कहा है वो किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किसने कहा था? तो हमने पढ़ा था कि बेरूबारी केस में कहा गया था कि जो संविधान का हिस्सा नहीं है, वो प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बेरूबारी यूनियन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किस में बात की थी? तो हमने अभी पढ़ा कि वो कौन सा वाद था? तो वो केशवानंद भारती क्या था? केस था। तो उसमें क्या कहा गया कि और यहाँ पे केशवानंद नहीं है, ऑप्शन है बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो प्रश्नगत वादों में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो कौन से वाद विवाद में? तो ये था केशवानंद भारती विवाद में।
अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। तो ये किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो जो प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या तो किसकी की गई है? मौलिक अधिकार, राज्य के मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक मूल अधिकारों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो किसकी व्याख्या की गई है? तो मूल अधिकारों की गई है। हमने देखा कि क्या क्या अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो है प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की क्या रखी गई है? रूपरेखा रखी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, या इसका सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में क्या की गई है? पूरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? हमने कई बार पढ़ लिया है कि संविधान की प्रस्तावना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कौन कौन से न्याय है? तो राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। तो 3 तरह के न्यायों की क्या की गई है? 3 तरह के न्यायों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय से तात्पर्य कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो कौन से न्याय दिए जाएंगे? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। तो पहला ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या किया गया है? उपबंध किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्यों का क्या करते हैं? उपबंध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। चौथा ऑप्शन है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन जो वेरुबारी यूनियन केस था 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद संविधान में दिया गया आमुख तो न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है। आमुख का मतलब प्रस्तावना से है, तो जो प्रस्तावना है न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इनमें से हमको सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। तो न्यायालय में लागू नहीं होता, बिल्कुल सही है। जो प्रस्तावना है वो न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, बिल्कुल सही है। संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में क्या करता है? सहायता करता है, तो ये भी सही है। लेकिन अब इसके मतलब चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो अगर हम इसके देखें तो इसमें ऑप्शन जो है वो चारों 1 2 3 4 हमको मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमको इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित चारों कथन सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है और यह भी ध्यान है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है। इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हों। इस दृष्टि से विकल्प सी या डी समान रूप से क्या हो सकते हैं? चयनित हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी।
सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा सी ऑप्शन, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की क्या की गई है, बात की गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये सेशन अपना कंप्लीट किया, जो कि हमारी पॉलिटी घटना चक्र का थर्ड पार्ट था। आई होप आपको ये सेशन अच्छे लगे हों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।